पिछले जन्म में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टैटू बनवाने गया था। मेरी गर्लफ्रेंड ने किंग कोबरा का टैटू बनवाया, लेकिन मुझे पेपा पिग का टैटू बनवा दिया। किसे पता था कि प्रलय दुनिया के अंत के आने पर टैटू से शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मेरी गर्लफ्रेंड कोबरा रानी बन गई और मैं कई 100 किलो वजन वाला एक मोटा सुअर बन गया। जीवित रहने के लिए उसने मुझे एक ही निवाले में निगल लिया। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की असहनीय पीड़ा के साथ मैं बेहद पछताया। फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ, प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले। इस बार मैंने कसम खाई कि मैं खाद्य श्रृंखला फूड चेन के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा रहूंगा। मैं अपनी छाती पर पंगु द्वारा आकाश और धरती को अलग करने का टैटू बनवाऊंगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने का टैटू। बाईं पैर पर डुंग हुआंग ताई और दाईं पैर पर हनुमान जैसे महान वानर राजा सन वुकोंग का टैटू। ये सुनते ही मास्टर टैटू कलाकार के हाथ से मशीन गिर पड़ी। वो मुझे ऐसे दिखने लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं। लड़की, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? पांगू का टैटू ही पहले से एक वर्जित भाग्य है और अब तुम 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहती हो। वो कोई साधारण पौराणिक चिन्ह नहीं है। साधारण पौराणिक टोटेम भी लाखों जीवों का विनाश कर सकते हैं और ये तो निषिद्ध विनाशकारी चिन्ह है। मैं ठंडी हंसी हंसा। पैसों की चिंता मत करो, 1 मिलियन 10 लाख कम पड़ी तो भी चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने हाथों से ये टैटू बनाएं। मैं आपको 10 मिलियन 10 करोड़ दूंगा। बाकी लोग आपकी सहायक बनेंगे। 7 दिनों के भीतर ये काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं से जुड़े टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम जैसा पागल आज तक नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूं। 3 दिन बाद जियांगझो शहर के बाहरी इलाके के गहरे पहाड़ों में ब्लैकस्टोन नाम का एक परित्यक्त भूमिगत अड्डा था। ऊपरी तौर पर यह शीत युद्ध के समय का एक पुराना हवाई हमले से बचाव बंकर था, जिसे बाद में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में बदल दिया गया था। लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या थी। ये पुराने युग का एक भूमिगत कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, ऊर्जा कुआं, वेंटिलेशन पाइपलाइन और जल भंडारण प्रणाली सब कुछ अब भी मौजूद था। मैं पैसे खर्च करके कोई नया ठिकाना नहीं बनवा रहा था। मैं इसे फिर से चालू करवा रहा था, मजबूत बना रहा था और इसकी सुरक्षा तथा हथियार प्रणाली को पुनर्स्थापित कर रहा था। मैं उस समय नंगे ऊपरी शरीर के साथ भूमिगत टैटू पार्लर घोस्ट एक्स के सबसे अंदर वाले निजी कमरे में बैठा था। मंद पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर तरह तरह के रहस्यमय और विचित्र टैटू डिजाइन टंगे हुए थे। हवा में कीटाणुनाशक और टैटू की स्याही की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। बूढ़े मास्टर खुद टैटू मशीन चला रहे थे, जबकि उनके 3 शिष्य पास में रंग मिलाने और रेखाएं बनाने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों वाले टैटू में पहले काले ड्रैगन की रूपरेखा लगभग पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी नहीं बनाई गई थीं, फिर भी उससे एक अजीब और भारी दबाव महसूस हो रहा था। शू शियाओ दाओ मेरे बगल में बैठा था। उसकी बाईं भुजा पर बना नीझा का टैटू लगभग पूरा हो चुका था और वो दर्द से दांत पीसते हुए मुस्कुरा रहा था। जियांग शिनी पास के एक अलग कमरे में थी, जहां एक महिला टैटू कलाकार उसके 9 स्वर्गीय रहस्यमयी कन्या वाले टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थीं। मेरा मोबाइल फोन हमेशा मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर लगातार संदेश आ रहे थे। निर्माण टीम, रियल एस्टेट एजेंट, वकील और सामग्री आपूर्तिकर्ता। मैं एक ओर टैटू की सुइयों के त्वचा में चुभने वाली तीव्र दर्द को सह रहा था और दूसरी ब्लैकस्टोन बेस का पुनर्निर्माण भी साथ साथ चल रहा था। टैटू और प्रलयकालीन किला, इन दोनों में से किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने यूं ही फोन खोला, तभी एक समाचार सूचना सामने आई। चौंकाने वाली खबर, अमीर परिवार का उत्तराधिकारी अपनी सारी संपत्ति बेचकर गहरे जंगल में एक परित्यक्त झील खरीदने चला गया। मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और शहर की सबसे लोकप्रिय लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया। वहां मेरा पुराना दुश्मन दिखाई दिया, जियांगझो के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा शू रुई। लाइव प्रसारण में शू रुई शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान विला में बैठा था। वह हाथ में रेड वाइन का ग्लास घुमा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। किन ली को आखिर हुआ क्या है? क्या उसे कोई मानसिक झटका लग गया है? तभी एक लड़की हंसती हुई बोली, शाओ रुई, अच्छा हुआ कि मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि वो पागल है, इसलिए 6 महीने पहले ही उसे छोड़ दिया। सुना है कि वो जियांग शिनी को भी अपने साथ ले गया और पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा लिए। सच में ये तो बहुत मजेदार है।
कैमरा हिलने के दौरान झाओ यूचिंग की कमर पर बने एक नए लाल रंग के टैटू की झलक दिखाई दी। वो खून की तरह लाल और बेहद आकर्षक लग रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें हल्की सी ठंडी हो गईं। दूसरे जन्म में झाओ यूचिंग के पास ये टैटू नहीं था। लगता है कि इस बार शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की है। उधर शू रुई उत्साह से कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, किन ली ने सिर्फ उस पहाड़ी बंकर पर ही पैसा नहीं उड़ाया, बल्कि सुना है कि उसने 1 अरब से भी ज्यादा युआन खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से चावल और सुअर का मांस खरीदने के ऑर्डर भी दिए हैं। लगता है वो वहां पूरी जिंदगी बिताने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां फट पड़ी। वाह, गरीबी ने मेरी कल्पना को सीमित कर दिया है। क्या अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी आगे निकल चुकी है? जियांग शिनी तो हमारी दीदी है और वो उसके साथ बंकर में रहने चली गई। इंटरनेट पर चारों तरफ फैलते मजाक और तानों को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांप उठा। भाई ली, वो हरामजादा शू रुई इंटरनेट पर लोगों को भड़काकर तुम्हारे खिलाफ अभियान चला रहा है। मुझे जाने दो, मैं उससे हिसाब बराबर करता हूं। मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा, उसे छोड़ दो। मैं अपनी त्वचा में चुभती सुइयों के दर्द को महसूस कर रहा था और स्क्रीन पर शू रुई के घमंडी चेहरे को शांत नजरों से देख रहा था। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। अभी जितना ऊंचा उछलना है उछलने दो, समय आने पर वो उतना ही ज्यादा रोएगा। शियाओदाओ, सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों पर नजर बनाए रखो। हमारे प्रलयकालीन किले में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत निजी कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मास्टर गुइफू अपने 3 शिष्यों के साथ बारी बारी से काम करते रहे। रात में रंग भरे जाते, दिन में रेखाएं खींची जाती और आधी रात को बारीक सुधार किए जाते। काम जल्दी पूरा करने के लिए मैंने तो ब्लैक मार्केट से सैन्य स्तर का हीलिंग जेल और बायोनिक रिपेयर पैच तक मंगवा लिए थे। जैसे ही किसी टोटेम का एक हिस्सा पूरा होता, उसे तुरंत विशेष जेल से ढक दिया जाता, वरना इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा कब की जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात गुइफू टैटू पार्लर की सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार रुक गई। शू शाओदाओ की नीझा और एयरलांग शेन वाले टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुकी थी। जियांग शिनी की 9 स्वर्गीय रहस्यमयी कन्या भी कल पूरी हो गई थी और अब मेरे शरीर पर बनी 4 महान निषिद्ध टोटेम भी आखिरकार पूरे हो चुकी थी। छाती पर पांगू द्वारा आकाश और पृथ्वी को अलग करना, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाईं पैर पर दोंग हुआंग ताई, दाईं पैर पर महान वानर राजा सुंग वुकोंग। मास्टर गुइफू ने अपनी दस्ताने उतारी, लंबी सांस छोड़ी और कहा, हो गया किनशाओ, मैंने पूरी जिंदगी टैटू बनाई है, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, दोंग हुआंग ताई और सुंग वुकोंग, सिर्फ इन 4 टैटुओं के दम पर पूरी जियांगझू के टैटू जगत में कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझ गुइफू से बेहतर है। मैं धीरे धीरे टैटू वाली कुर्सी से उठा। 4 निषिद्ध टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर पूरी तरह उभर चुके थे। हर रेखा तीखी, प्राचीन और भारी आभा से भरी हुई थी। खासकर मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना। 9 विशाल काले ड्रैगन दोनों ओर से घूमते हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी शल्कें, ड्रैगन स्केल्स परत दर परत चमक रही थीं। 9 ड्रैगनों की पूंछें मेरी पीठ के मध्य भाग में आकर मिलती थीं। वे पूरी ताकत से एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे। उस काले ताबूत के ऊपर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थीं, मानो उसके भीतर किसी भयानक और अज्ञात अस्तित्व को हमेशा के लिए बंद कर रखा गया हो। रंग बिरंगी तारों जैसी जंजीरें उस ताबूत के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वो सिर्फ एक टैटू था, लेकिन उसे देखते ही मन में एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा। फिर वो अनायास ही एक घूंट लार निगलते हुए बोला, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए ना देखा होता तो मुझे लगता कि रात में ये खुद ही हिलने डुलने लगेगा। मैंने कपड़े पहन लिए और अपने शरीर पर बने सभी टोटेमों को ढक लिया। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जल्द ही ये सचमुच जाग जाएंगे। जब लाल चांद, रेड मून प्रकट होगा। शियाओदाओ एक पल के लिए चौंक गया। लाल चांद? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मोबाइल निकाला और समय देखा। लाल चांद के आने में अब केवल 12 दिन बाकी थे। मैंने कहा, चलो ब्लैक स्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगझू शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैक स्टोन भूमिगत बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा कोर और पारिस्थितिक पुनर्चक्रण प्रणाली सब कुछ फिर से चालू हो चुका था। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। दिन में मैं खुद ब्लैक स्टोन बेस की अंतिम निर्माण कार्यों पर नजर रखता था। रात में मैं अपनी पुनर्जन्म से मिली शक्ति का उपयोग करके 4 निषिद्ध टोटेमों के दुष्प्रभावों को दबाता था। एक के बाद एक ट्रक लगातार सामग्री लेकर बेस में पहुंच रही थी। चावल, आटा, ताजा मांस, डिब्बाबंद भोजन, पीने का पानी,
दवाइयां। सभ्यता की दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। लाल चांद के आने से एक दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंचा दी गई। गोदामों के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, डीजल, दवाइयां, ताजा मांस, बैकअप जनरेटर और सैन्य ग्रेड सुरक्षा उपकरण सब कुछ पहाड़ की तरह जमा था। प्रलय के आने से पहले की सारी तैयारियां आखिरकार पूरी हो चुकी थीं। शू शियाओ दाओ गोदाम के दरवाजे पर खड़ा था और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई थीं। भाई ली, क्या आप यहां अगला जन्म आने तक रहने की तैयारी कर रहे हैं? जियांग शिनी भी चुपचाप ये सब देख रही थी। हालांकि उसे पहले से पता था कि मैंने बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री जमा की है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इस विशाल भूमिगत गोदाम को देखा जो हर तरह की जीवित रहने के संसाधनों से भरा हुआ था, तो वो भी अनायास भौहें सिकोड़ने लगी। किनली, आखिर तुम किस चीज से बचाव की तैयारी कर रहे हो? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। अगली ही क्षण धड़ाम, जमीन हल्की सी कांपी। फिर 3 मंजिल ऊंचा, हजारों टन वजन वाला पूरा सामान एक पल में हवा में गायब हो गया। जो गोदाम अभी कुछ सेकंड पहले तक पूरी तरह भरा हुआ था, वो एक ही पल में बिल्कुल खाली हो गया। सिर्फ जमीन पर भारी सामान की दबाव के निशान बचे थे और हवा में डीजल तथा अनाज की हल्की गंध अभी भी तैर रही थी। शू शियाओ दाओ वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। पहले उसने पलकें झपकाईं, फिर अपनी आंखें मली और आखिर में वो दौड़कर गोदाम के बीच में पहुंच गया। वो खाली जमीन के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर देखने लगा। ही भगवान, वो अचानक मेरी ओर मुड़ा। उसकी आवाज तक कांप रही थी। भाई ली, सारा सामान कहां गया? इतना बड़ा गोदाम भर सामान कहां गायब हो गया? मैंने अभी बस एक बार आंख झपकाई और हजारों टन सामग्री गायब हो गई। यहाँ कोई गुप्त सुरंग भी नहीं है। आप कोई जादू तो नहीं दिखा रही? जियांग शिनी की प्रतिक्रिया शियाओ दाओ जितनी अतिरंजित नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली आंखों में भी स्पष्ट रूप से आश्चर्य दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी दाहिनी हथेली को घूरते हुए बोली, किनली, आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ क्षणों तक चुप रहा। अब इस स्थिति में उनसे सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लाल चांद के प्रकट होने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच जानना ही होगा। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये एक आयामी भंडारण स्थान, स्टोरेज स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में आए कुछ विशेष परिवर्तनों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अब भी पूरी तरह नहीं बताई। उन पर मुझे भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन इस समय बहुत कुछ बता देने से उन पर केवल मानसिक दबाव ही बढ़ता। मैंने आगे कहा, तुम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि ये स्थान बहुत बड़ी मात्रा में सामान संग्रहित कर सकता है और इसके अंदर समय लगभग रुका हुआ रहता है। जो खाना इसमें रखा जाएगा वो सड़ेगा नहीं, दवाइयां खराब नहीं होंगी, डीजल, हथियार, धातुएं और अन्य सामग्री सब कुछ लंबी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शू शियाओ दाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इसलिए आपने इतना सारा सामान इकट्ठा किया था, उसे गोदाम में रखने के लिए नहीं, बल्कि हर समय अपने साथ ले जाने के लिए। वो मेरी ओर देखते हुए बोला, भाई ली, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कल रात लाल चांद प्रकट होगा। अध्याय समाप्त। आगे की कहानी में लाल चांद के आगमन और प्रलय की शुरुआत दिखाई जाएगी।